इसके बाद आते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस, रिटेल आउटलेट्स दैट सेल देयर मर्चेंडाइज थ्रू मेल, यानी कि कुरियर वगैरह के थ्रू ये सामान बेचते हैं अपना। जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स फॉर ओपनिंग ऑर्डर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स आर अप्रोच्ड थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर एडवर्टीजमेंट चलवाए जाते हैं। ये जो तुम्हारे मेल ऑर्डर हाउसेस होते हैं ये अपने एडवर्टीजमेंट चलवाते हैं सामान के कि लो ऐसे करके फोन करो, हमको ऑर्डर दो और हम तुम्हारे घर पर सामान भिजवा देंगे। ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के अंदर ही प्रोडक्ट के बारे में काफी प्रॉपर डिटेल्स दे दी जाती हैं पहले ही, ये प्रोडक्ट है, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, आप इसको ऑर्डर करते हैं, इस दिए गए नंबर पर कॉल करें और हम आपको सामान भिजवा देंगे। इसमें पेमेंट मेथड जो है 3 होते हैं। फुल पेमेंट इन एडवांस, पूरा का पूरा पेमेंट एडवांस में दे दो, ऑनलाइन ही भिजवा दो, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू। दूसरा होता है वीपीपी, यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट, या मतलब जो तुम्हारा सेलर है, जो मेल ऑर्डर हाउस है, वो सामान भिजवा देता है एक पोस्ट ऑफिस के पास। पोस्ट ऑफिस के पास सामान आ गया और पोस्ट ऑफिस उस सामान को कस्टमर को तभी देगा जब कस्टमर पूरा का पूरा पेमेंट वहां पर पहुंचा देगा। तो या तो तुम पहले ही, मतलब अगर तुम कस्टमर हो, एज अ कस्टमर, तो तुम पहले ही पूरा पेमेंट पहुंचा दो अपना ऑनलाइन ट्रांसफर करवा के, या तो फिर तुम्हें पोस्ट ऑफिस में सामान देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। सामान आने के बाद चेक वेक करके अपना पैसा दे दो और सामान ले लो। ये हो सकता है वैल्यू पेएबल पोस्ट, वीपीपी हो सकता है। तीसरा चीज है गुड्स सेंट थ्रू अ बैंक, यानी कि जो तुम्हारा मेल ऑर्डर हाउस है वो एक बैंक के थ्रू तुम्हारे पास सामान भिजवा देता है। बैंक पर सामान आ जाएगा, तुम जो है बैंक को पूरा पेमेंट करोगे, तब जाकर बैंक तुम्हें सामान देगी तुम्हारा, है ना। तो तीनों ही मेथड्स के अंदर जो है पेमेंट पहले ही पूरा का पूरा पेमेंट करवा दिया जा रहा है। तुम एज अ कस्टमर, अगर तुम कस्टमर, अबे क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने, सॉरी माफ करिएगा। अगर तुम ऐसे कस्टमर हो और तो तुमको सामान ये पूरा तभी मिलेगा, या तो मेल ऑर्डर हाउस को पूरा पेमेंट पहले ही कर दो, नहीं तो तुम पोस्ट ऑफिस में दे दो, या फिर तुम बैंक में दे दो, लेकिन तुम्हें फुल पेमेंट करना ही पड़ेगा बिफोर गेटिंग द गुड्स, जिसकी वजह से कोई भी बैड डेट नहीं आती है मेल ऑर्डर हाउसेस के ऊपर, क्योंकि वो कस्टमर को सामान तभी देते हैं जब उससे पेमेंट आ जाता है। कि सूटेबिलिटी की बात करेंगे कि ये कहां पर सूटेबल, मतलब क्या है, क्या काम, क्या इसका कहां यूज होता है। गुड्स दैट कैन बी ग्रेडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, जो थोड़ी स्टैंडर्ड ग्रेडेड गुड्स होती हैं, महंगी, हाँ कह सकते हैं महंगी गुड्स होती हैं, उनके अंदर ये लोग डील करते हैं। इजीली ट्रांसपोर्टेड एट लो कॉस्ट, जो कि गुड्स काफी लो कॉस्ट पर काफी आसानी से ट्रांसपोर्ट करी जा सकती हैं, उन गुड्स में ये लोग डील करते हैं। हैव रेडी डिमांड इन द मार्केट, मार्केट के अंदर काफी रेडी डिमांड है उन गुड्स की, ठीक है हाँ सामान भेज दो, चाहिए हमें अभी। उसके बाद आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल एक लार्ज क्वांटिटी में गुड्स जो अवेलेबल रह सके। वो गुड्स इन्वॉल्व लीस्ट पॉसिबल कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट के अंदर काफी कम कंपटीशन हो उन गुड्स के मामले में। कैन बी डिस्क्राइब्ड थ्रू पिक्चर्स, एंड पिक्चर्स के थ्रू उन गुड्स को काफी अच्छे से डिस्क्राइब करा जा सके। एडवर्टीजमेंट जब न्यूज़पेपर में जाए तो उसकी पिक्चर अच्छे से दिखाई जा सके, ये चीज ऐसी है, ये काम करती है, एंड इस तरह की गुड्स में ये डील करते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस। इसके कुछ एडवांटेजेस की बात करोगे तो लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन पहले तुम पे ऑर्डर आता है, फिर तुम पे पैसा आता है, तब जाके तुम सामान भेजते हो। तो ये नहीं है कि अपनी साइड से कुछ बहुत ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा, कस्टमर पैसा देगा, तुम्हें क्या करना है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा तो उठाना, एडवर्टीजमेंट का खर्चा उठाया, ऑर्डर आया, पैसा आया, सामान बनाया, तब बेचा, अपनी साइड से ज्यादा कैपिटल नहीं लगानी पड़ी। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन का कोई एलिमिनेशन, एकदम पूरी तरह से एलिमिनेशन हो जाता है। ऑर्डर आता है, खुद पे ही ऑर्डर आ रहा है, खुद पे ही पैसा आ रहा है, सामान बना के खुद ही बेच रहे हो, तो कहाँ के रिटेलर और कौन होलसेलर है। एब्सेंस ऑफ बैड डेट, बैड डेट बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि पहले पेमेंट बाद में सामान, उधार पे तो दिया ही नहीं जाता बिल्कुल भी। वाइड रीच, बहुत ही दूर दूर तक रीच होती है, क्योंकि ये उन्हीं गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं जिनको आसानी से ट्रांसपोर्ट करा जा सके, लो कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट करा जा सके, तो दूर दूर के लोगों तक आराम से भेजी जा सकती है। जापान में बैठा हुआ कोई मेल ऑर्डर हाउस आपको इंडिया में सामान भेज सकता है, उसकी वाइड रीच है, भले ही कस्टम क्लियरेंस वगैरह में पैसा वैसा देना पड़ जाएगा, लेकिन भेज देगा, वाइड रीच है। उसके बाद कन्वीनियंस, कन्वीनियंस काफ़ी अच्छी है, तुम यहीं घर से फ़ोन कर दो और तुम्हारे घर पे ही सामान आ जाएगा, महीने भर बाद आएगा लेकिन घर पे आ जाएगा, तुम्हें लेने नहीं जाना पड़ेगा वहाँ जापान इतनी दूर। इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट, अगर तुम एक कंज्यूमर हो, तुम जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हो एज अ कंज्यूमर। अगर तुम एक कंज्यूमर हो, तुमने ऐसे ऐड देखा अखबार में, तुम्हें ऐड बढ़िया लगा तो तुम सामान खरीदोगे, नहीं तो तुम आगे बढ़ते निकल जाओगे इग्नोर करते हुए। हाई प्रमोशन कॉस्ट, प्रमोशन की कॉस्ट काफी हाई है, क्योंकि कस्टमर तक कैसे पहुंचा जाता है, सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। इनके लिए कस्टमर तक पहुंचने का एक ही तरीका है कस्टमर्स को अप्रोच करने का, वो है महंगे महंगे एडवर्टीजमेंट चलवाना अखबारों के अंदर, मैगजीन्स के अंदर। तो हाई प्रमोशन कॉस्ट यहाँ पर आ जाती है। नो आफ्टर सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स की कोई भी सर्विस नहीं है, तुम पर सामान आया, चला नहीं चला वो तुम्हारे ऊपर है अगर तुम कस्टमर हो तो। नो क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट पर कोई सामान नहीं है, पहले ही तुम्हें पेमेंट फुल करना पड़ेगा, तब जाकर सामान मिलेगा। एज अ कंज्यूमर ये नुकसान है यार, थोड़ा उधार पर मिल जाता तो सही
रहता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिलेड डिलीवरी बहुत ही लंबे समय के बाद होती है, क्योंकि जापान से तुम्हें यहाँ पर सामान भिजवाना तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कितना लगा जा कोई पता नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज। नाउ फॉर एग्जांपल, तुमने अखबार के अंदर कोई एक बहुत ही अट्रैक्टिव एड देखा, एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट का, मान लो तुमने देखा चलता फिरता हुआ रोबोट का एड, और जब तुमने उसे ऑर्डर करा फोन करके, भैया भिजवा देना ये जरा, भिजवाया, महीने 2 महीने बाद आया, तुमने पूरा पेमेंट करा, जब जाके तुमको वो सामान मिला, और तुमको चलते फिरते रोबोट के नाम पे एक मॉडल दे दिया उसने, टीन का डब्बा, बिल्कुल जो चलता फिरता तो बहुत दूर की बात, ऑन भी नहीं होता, उसमें बिजली का कोई काम ही नहीं है। मतलब चलते फिरते रोबोट के नाम पे तुमको एक पुतला दे दिया, तो तुम ऐसा उसको मन में गाली दोगे, भाई तेरी। हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज के ऊपर काफी हाई डिपेंडेंस है। अगर कभी पोस्ट वाले जो है सामान ढंग से तुम पे नहीं पहुंचवा रहे तो ये बड़ी समस्या है, समझ रहे हो ना। सामान पोस्ट के थ्रू ही आता जाता है, तो हाँ मतलब उन पर भी डिपेंडेंस काफी है कि पोस्टल सर्विसेज जो अच्छे से काम करनी चाहिए, तभी इनका बिजनेस अच्छे से चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कोऑपरेटिव स्टोर्स के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा था ना, शुरुआत से याद आ रहा हो, चैप्टर 2 में पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कंज्यूमर्स देमसेल्व्स। जो कंज्यूमर होते हैं वो खुद ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं कि अच्छा 10-20 कंज्यूमर ने मिलके पैसा डाला, एक स्टोर बनवा दिया अपनी ही लोकेलिटी में, ये रिटेल स्टोर, कि यहाँ पे सामान खरीद लेंगे अपना, सस्ते में अपने को मिल जाएगा, समझ रहे हो। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लेंगे, मस्त दुकान खुलवाओ, सब लोग पैसा वैसा मिलके, मैन्युफैक्चर्ड सामान आएगा, ना होलसेलर का प्रॉफिट ना रिटेलर का प्रॉफिट, सब अपना प्रॉफिट काट पीट के अपने ही पास सामान सस्ते में मिल जाएगा। मिनिमम 10 लोग होने चाहिए टू कम टुगेदर एंड वॉलंटरी फॉर्म सोसाइटी, मतलब पता है तुम्हें पहले ही, कम से कम 10 लोग होने चाहिए जो कि मिलके एक कोऑपरेटिव स्टोर बना रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है उसे। इसके कुछ फायदों की बात करेंगे। ईज इन्फॉर्मेशन, काफी आसानी से फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि 10, 12, 15 लोग मिलकर करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना पड़ता, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट तुमने करा है उतनी ही लाइबिलिटी है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सब लोग मिलकर डेमोक्रेटिकली वोट दे के बढ़िया से मैनेजमेंट करते हैं। लोअर प्राइसेस काफी कम मिलते हैं, क्यों? क्योंकि किसी को भी प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं, कोई भी मिडिल मैन का काम जो है झंझट खत्म हो जाता है, काफी सस्ते में सामान मिल जाता है। कैश सेल्स, कैश में सेल होती है, कोई क्रेडिट वेडिट का चक्कर नहीं, क्योंकि मतलब नहीं है तो नहीं है, छोड़ो। अब कन्वीनियंट लोकेशन, अपने ही मतलब एक ही लोकेलिटी के 10-12 लोगों ने मिलकर उसे बनाया है, तो एक ही उसी लोकेलिटी के बाहर, मतलब अपनी गली के बाहर दुकान खोल लेते हैं, तो कन्वीनियंट है काफी। बाहर जाओ, सामान लेके आ जाओ, वहां दूर जाने की जरूरत नहीं है ट्रैवल करके, बस से, बाइक से। इसके कुछ लिमिटेशंस, लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब देखो, सब लोगों को मिलकर यहाँ पे काम करना, डेमोक्रेटिक मामला रखना है, तो कोई भी आदमी जो दुकान पर जो बैठा हुआ है वो अपनी साइड से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता कि मैं अपनी साइड से कुछ कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करूँ, नहीं यार। सब लोगों का मिलके साझेदारी के डिसीजन लिए जाते हैं, एक आदमी अपनी साइड से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता, सबको मिलकर ही करना पड़ता है सब काम। शॉर्टेज ऑफ फंड्स, क्योंकि इसको मोस्टली अंडर प्रिविलेज्ड लोग ही स्टैब्लिश करते हैं, 10, 12, 15 लोग, जिनको लग रहा है कि भैया हम बिन बात के प्रॉफिट दे रहे हैं उन रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, तो अपनी खुद की दुकान बना लेते हैं। जिन पे ऑलरेडी बहुत सारा पैसा नहीं है, जो वो अंधा पैसा फेंक के मार सके रिटेलर्स के मुंह पे, नहीं है उन पर अंधा पैसा, तो उन पर शॉर्टेज ऑफ फंड्स पहले से ही है, इसीलिए तो उन्होंने दुकान बनाया, तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स तो रहेगा ही भैया। उसके बाद लैक ऑफ पैट्रोनेज। अब देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा पैट्रोनेज, यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपने स्टोर के ऊपर। उन्होंने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसमें, बाद में ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, मतलब अपना समझते ही नहीं उसे, जैसे चल रहा ठीक है, हमने तो पैसा डाल दिया, हमें तो सस्ते में सामान चाहिए, बस हमें क्या मतलब बाकी, तो समझ रहे हो ना। पैट्रोनेज का काफी कमी रहता है, अपनी अच्छा एक अटेंशन नहीं देते हैं मेंबर्स इसको। लैक ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग। अब देखो, ये कंज्यूमर्स के द्वारा बनाई गई सोसाइटी होती है, कंज्यूमर्स के द्वारा बनाया गया स्टोर है, तो कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है बिजनेस कैसे चलता है। इसके बाद आते हैं सुपरमार्केट्स। लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट सेलिंग वाइड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ लो प्राइस अपील, द वाइड वैरायटी कस्टमर असॉर्टमेंट। सुपरमार्केट्स होते हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर ऑपरेटिंग, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ सामान वो बेचते हैं, बहुत ही कम प्राइसेस में बेचते हैं। जनरली फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ही डीलिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी ग्रोसरी हो गया, बर्तन वगैरह हो गया, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इनमें भी डील करते हैं, लेकिन मोस्टली इनका काम खाने पीने की चीजों के अंदर ही डीलिंग करना होता है, काफी सस्ते में, बड़े लेवल पर। सेल्फ सर्विस पे ये काम करते हैं, तुम जाओगे, तुम्हारे काउंटर लगे हुए होंगे, बढ़िया सामान उठाओगे, बिल करवाओगे, घर आ जाओगे। सेल्फ सर्विस है, तुम जाओ, खुद से सामान उठाओ, वहां पर लेकर के आओ, बिल बनवाओ, फिर घर आओ, मतलब
सेल्फ सर्विस है यहाँ पर। तुम ये नहीं कहते कि भैया ये सामान निकाल के दिखा देना, अरे सर वहाँ उस वाले काउंटर पे लगा हुआ, जाके देखिए आओ अपने आप। क्योंकि ये बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, बल्क परचेजिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्राइसेस लोअर हो जाते हैं, कंज्यूमर्स को ये सस्ते में सामान बेच पाते हैं। गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस ओनली, सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे सामान होता है। ये आपको क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देते। ध्यान से सुनना मेरी बात को, सुपर मार्केट्स क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देते हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर देते हैं। देखो इन्हें हायर टर्नओवर चाहिए, ये बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, बड़ा पैसा ये इन्वेस्ट करके रखे हैं, बड़ा इनको प्रॉफिट चाहिए, तो मोस्टली सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर रहते हैं, सिटी के सेंटर के अंदर। इसके कुछ फायदों की बात करेंगे। वन रूफ लो कॉस्ट, एक ही रूफ के अंदर सारा सामान, एक ही रूफ के नीचे सारा सामान मिल रहा है, तो काफी कम कॉस्ट आती है। उसकी वजह से सेंट्रल लोकेशन सिटी के बीच में है, तो सिटी के चारों तरफ के लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, सिटी के एक कोने में नहीं है कि पल्ले कोने वाले लोग कैसे आएंगे, सिटी के एकदम बीच में है, हर तरफ से आओ अपना आराम से, फायदा है ये तो और क्या। वाइड सिलेक्शन, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स मिलती है, मोस्टली फूड की कैटेगरी ही है, लेकिन उसके अंदर इतनी वैरायटी है जिसका कोई जवाब नहीं। नो बैड डेट्स, क्योंकि कैश बेसिस पर सब कुछ होता है, ये क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बैड डेट इनके ऊपर नहीं होती। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पर होने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हायर प्रॉफिट्स, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब तो फायदे ये इनको मिलते ही हैं। लिमिटेशंस की बात करोगे, नो क्रेडिट, अगर तुम एक कस्टमर हो, सुपर मार्केट में जा रहे हो, तो सामान तुम क्रेडिट पर नहीं ले सकते। नो पर्सनल अटेंशन, पर्सनल अटेंशन कुछ नहीं है। एम्प्लॉय हैं बहुत सारे काम करने वाले, स्टोर को मैनेज करने वाले लोग हैं, लेकिन कस्टमर जाके खुद सामान उठा के लाता है, वहां पर कोई आदमी नहीं होता उसकी तारीफ करने के लिए उस सामान की, जिससे वो इन्फ्लुएंस होकर और ज्यादा खरीद ले या कुछ। मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स, क्योंकि कस्टमर बहुत सारे आते हैं, पता नहीं कितने लोग हर रोज सुपरमार्केट के अंदर आते हैं, सामान उठाते हैं, छूते हैं, टच करते हैं, उठा के इधर उधर रख जाते हैं, मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स हो जाती है इसकी वजह से। खैर मैं लास्ट टाइम मॉल में 2-3 साल पहले गया था और मैं तो करता था ऐसी हरकतें, 2-3 साल से लेकर अब तक तो टाइम ही नहीं मिला हमें वहां जाने का। क्या जिंदगी है भाई, मैं अपने दुख दुखड़े सुनाई देता हूँ फ्लो में। हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस फालतू के खर्चे बहुत ज्यादा इनके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना तुमसे, मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स है, सामान कहां से कहां क्या कर दिया, कस्टमर का आके कब क्या नुकसान कर जाए कोई पता नहीं चलता। सेल्फ सर्विस का काम है तो नुकसान भी बहुत होते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो शायद एक्सपेंस लगे भी ना दूर से, कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे सुपरमार्केट का, वो सोचेगा भी नहीं कि ऐसे कुछ खर्चे भी हो सकते हैं मेरे, लेकिन वैसे खर्चे भी उसे झेलने पड़ जाते हैं बाद में। ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, बहुत ही हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए। जब आपको ये बिजनेस शुरू करना होगा तो बहुत ही हाई रिसोर्सेज तुम्हारे पास होने चाहिए, क्योंकि ये बड़े लेवल पर सुपरमार्केट होता है। सुपरमार्केट ही तो वर्ड इज सुपर है। इसके बाद आती है वेंडिंग मशीन, ये तो आपने पहले ही देखी होंगी डोरेमोन के अंदर। तो यार नोबिता को जब कोल्ड ड्रिंक खरीदनी होती है तो वो जाता है 5 रुपए 10 रुपए लेके डालता है वेंडिंग मशीन में, कॉइन डालता है, कॉइन ऑपरेटेड मशीन ये होती है, वो कॉइन डाल के उसको वो सामान मिल जाता है जिसका भी वो रेट लिखा हुआ है। सभी सामान जो शीशे के अंदर बंद होते हैं उन पे बढ़िया से रेट वेट पड़े हुए होते हैं, और तुम अपना सिलेक्ट करो क्या चीज़ चाहिए, पेमेंट करो, उसी के अंदर कॉइन का वो रहता है, एक स्लॉट रहता है जिसमें कॉइन डालने होते हैं, उसमें कॉइन डालो और सामान लेके चलते बनो। तुम रेलवे स्टेशन पर जाते हो, प्लेटफॉर्म के आसपास भी वेंडिंग मशीन्स लगी हुई होती हैं जहां पर टिकट्स मिलती हैं। वेंडिंग मशीन से रेलवे टिकट्स भी मिलती हैं, और जो एटीएम मशीन होती है ना, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है कि तुम अपना कार्ड लगाओ, अपने अकाउंट को एक्सेस करो, जितना कैश तुमको निकालना निकाल के चलते बनो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।